हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा सीटेट का ईवीएस का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने टॉपिक वाइज में जो है ईवीएस में अपने पक्षी से जितने से भी संबंधित बातें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इस क्लास में एनिमल जानवर से संबंधित जितनी बातें हैं, जितने तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को जानेंगे, डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बार इस क्लास को पूरा कंप्लीटली देखने के बाद से जानवर से संबंधित कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं से ही आपका जितना भी क्वेश्चन आना होगा सीटेट में यहीं से आएगा, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। और फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक पूरे क्लास को देखना है, ठीक है। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट पे हमें क्या समझना है कि प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, सरीसृप व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर जो जीवों का वर्गीकरण है वो इन सभी चीज़ों को मिला करके, जैसे आपके जो कीड़े, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, सभी को मिला करके सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को हॉलिस्टिक वे में देखता है, समग्र वे में देखता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप पक्षी कहेंगे, कीड़ा कहेंगे, सब में अंतर बहुत ज़्यादा बताएंगे तो उसको समझने में कठिनाई होती है। इसलिए सब कुछ जानवर मान करके उसको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि हमने पक्षी के बारे में पहले से डिस्कस कर लिया है, जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा बचता क्या है? कीड़े बचते हैं, सरीसृप बचते हैं, स्तनधारी बचते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम कीड़े, सरीसृप और स्तनधारी, इन सबसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए, उन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने इस क्लास को आगे देखते हैं कि हमारे आगे कैसे कैसे जानवर हैं, किन किन चीज़ों को हमें समझना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे सीटेट में आता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्तनधारियों की बात आती है, ठीक है। स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं इनको आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से भी सीटेट के ऑनलाइन वाले में भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ से इस समय क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्तनधारी कैसे जीव होते हैं? स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको हम स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। मतलब बाहर कुछ भी तापमान हो, कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन इनके जो शरीर का जो ताप होता है वो अब उसी पर ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, ठीक है। शरीर का तापमान इनके बाहरी तापमान के कारण बदलता नहीं है, ठीक। अब देखिए, स्तनधारी में आपका क्या आता है? मनुष्य आता है, बकरी आती है, चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली, चूहा आदि। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण से ही यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके स्तनधारी में क्या क्या आते हैं। स्तनधारी में आपका मनुष्य आता है तो आप जानते होंगे, बकरी भी आती है, ये भी आ जाए। अब देखिए, चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली, चूहा, ये सब आपके स्तनधारी हैं, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान देना है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा जानवर होता है जो बच्चे को जन्म देगा, वहां पर चूहा दे देगा, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि चूहा अंडे देता है या बच्चे देता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि चूहा जो है हमारा ये मैमल है, स्तनधारी है, ठीक है। अब आइए स्तनधारी जीवों की विशेषताएं जानते हैं, क्योंकि विशेषताओं से भी आपका क्वेश्चन बनता है और बनने की संभावना भी होती है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला इनकी विशेषता क्या है कि इनके शरीर पर बाल पाया जाता है। आप फ्रेंड जितने भी स्तनधारी देखेंगे उसमें विशेषता, सभी में कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक आध अपवाद होंगे, लेकिन सभी स्तनधारियों के शरीर पर बाल पाया जाता है, ठीक है। आप मनुष्य पर देख लीजिए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, कहीं भी देखिए जो भी स्तनधारी हैं सबके शरीर पर बाल पाया जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कुछ प्रजातियों को छोड़कर सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु को कुछ प्रजातियों को छोड़कर सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। जो स्तनधारी बच्चे को जन्म नहीं देते वह अंडे देते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारे स्तनधारी होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे को ही जन्म देते हैं। एक आध स्तनधारी ऐसे हैं जो कि बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे को देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन विशेषता क्या होता है कि स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स है आपका, स्तनधारी समतापी होते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि आपके जो स्तनधारी होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ यहाँ पर समझने के लिए मैंने दिया हुआ है कि अंडे देने वाले स्तनधारी, अंडे देने वाला स्तनधारी देखिए फ्रेंड्स, आपका
प्लेटिपस है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा प्लेटिपस, मैंने समझने के लिए दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। तो आपका अंडे देने वाला स्तनधारी फ्रेंड्स प्लेटिपस है, ठीक। अब देखिए बच्चे देने वाला स्तनधारी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चे देने वाला स्तनधारी आपका चमगादड़ है, मनुष्य है, व्हेल मछली, गाय, चूहा आदि, ठीक है। ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक नोट लगा कर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों को जन्म देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। तथा अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा है सीटेट ने कि बच्चे को जन्म देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम जरायुज कहते हैं, और जो जीव अंडे देते हैं उनको हम अंडज कहते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, अगला बिंदु समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला बिंदु है हमारा सरीसृप, ठीक। सरीसृप के बारे में भी आपका क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो इसको भी समझिए। सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल क्या होता है। फ्रेंड्स इस प्रजाति के प्राणी धरती पर रेंग कर सरक कर चलते हैं, ठीक है। आप जितने भी जीवों को देखिए जो रेंग करके सरक करके चलते हैं, जैसे आपकी छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब आपके किस प्रजाति में आते हैं? ये सब आपके सरीसृप में आते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण देखिए, उदाहरण से ही आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, ठीक है। उदाहरण में देखिए क्या है आपका, सांप है, छिपकली है, कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ आदि। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब आपके क्या है? सरीसृप है, ठीक। अब देखिए इनकी विशेषता देखिए क्या है, इनमें बाहरी कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। देखिए फ्रेंड्स इनके कान होते हैं लेकिन बाहरी कर्ण छिद्र इनमें नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में, तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि इनके बाहरी कर्ण छिद्र आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या, सरीसृप असमतापी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा इसके पहले मैमल था वो कैसा था? समतापी था, ठीक है। लेकिन जो सरीसृप है फ्रेंड वो क्या होते हैं? वो असमतापी होते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरे पॉइंट पे आ गया कीट। कीट को समझिए, हमारा कीट से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कीट से हमसे क्या पूछ लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कीट से विशेषता इनके उदाहरण से ही प्रश्न आता है। तो कीट में आपके क्या क्या आते हैं? ततैया हो गया, बिच्छू हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, तिलचट्टा, ठीक है। ये सब आपके क्या है? ये सब कीट की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कीट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स कीट की तो बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमको बस एक विशेषता जानना है, एक विशेषता जानना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि जो कीट होता है ये परागण, पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। मतलब जो फूलों में आपके परागण होता है, जिसके माध्यम से फूलों में जनन क्रिया होती है, उसमें जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं? महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा करके बैठते हैं, तो उसके माध्यम से परागण होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक। और देखिए फ्रेंड्स अब हमारा शुरू हो चुका है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्या है? रेशम कीट, सिल्कवर्म। यहाँ से आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उन सभी टॉपिकों को हम समझते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो रेशम कीट होता है, यहाँ से आपका रिपीटेडली सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। देखिए फ्रेंड्स ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो रेशम कीट का मर होता है, जो उसका नर होता है, ठीक है, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ठीक है। उसकी मादा अगर कई किलोमीटर दूर पे है तो भी उसको पहचान पाता है कि मादा वहाँ पर है, ठीक है। जो नर होता है वो मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रेशम कीट को किस पर पाला जाता है, तो रेशम कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सेरिकल्चर कहते हैं। ये भी आपका सीटेट में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला जीव क्या है, अगला जंतु कौन सा रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स हमारी मधुमक्खी आ गई, ठीक है। मधुमक्खी से भी फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, हमारे सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स देखिए मधुमक्खी पढ़ने से पहले मैं बता दूं, मधुमक्खी के बारे में हर एक पॉइंट को ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है
4-5 ऑप्शन दे देता है, फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से मधुमक्खी से संबंधित कौन कौन सी बातें सही हैं। तो ऐसे में अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ग्रुप बना करके रहती है, इसका भी एक समाज होता है, ठीक है। जो भी कीट ग्रुपों में रहते हैं उनको हम सामाजिक कहते हैं, तो हमारी जो मधुमक्खी है ये सामाजिक कीट है, ठीक। ये आप याद रखेंगे। फिर देखिए, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखेंगे कि एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, उसके बाद से बहुत सारी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में विशेष रूप से मधुमक्खी पालन होता है और इस मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय, सबसे उपयुक्त समय होता है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। आइए और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हमें जानना है, मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि मधुमक्खी को क्या पसंद है, तो मधुमक्खी को लीची के फूल के रस पसंद है, इसलिए मधुमक्खियाँ जो हैं वो लीची के फूल पर ज़्यादा मंडराती हैं, ठीक है। और क्या है फ्रेंड्स, लीची का जो फूल होता है वो फरवरी में खिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है, सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, अगला पॉइंट, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जब कोई मधुमक्खी बाहर बागीचे वगैरह में भ्रमण करती है, अगर उसको किसी रस का पता चलता है, कहीं पता चलता है कि इस पेड़ में फूल खिले हैं, तो क्या करती है, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, एक विशेष प्रकार से वो नाचने लगती है, जिसको देख करके जो अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि उसको रस का पता चल गया है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि जब मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है, मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बिहार में जब जो मधुमक्खी पालन होता है उसमें बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या होता है कि आपका ये बॉक्स होता है, इसी बॉक्स में मधुमक्खी को पाला जाता है, ठीक है। ऐसे बॉक्स होता है, इस बॉक्स में मधुमक्खी को पाला जाता है, तो इस बॉक्स का जो कीमत होता है वो 2000 रुपये होती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है, बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डालते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मधुमक्खी पालने वाले बॉक्स में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, क्या डाला जाता है, तो आपका आंसर होगा बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आपको क्या ध्यान देना है, शहद के एक बॉक्स से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मधुमक्खी जिसमें पाली जाती है, जो शहद का बॉक्स होता है, उससे कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा 12 किलोग्राम शहद इससे प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खी का जो डंक होता है, जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो उसके डंक से कौन सा अम्ल होता है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, तो आपका अम्ल होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। डंक के असर को कम करने के लिए चूना साबुन लगाते हैं, ये भी आपका फ्रेंड्स एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है नए डायमेंशंस पे क्वेश्चन बना दिया जाए, पूछ लिया जाए कि मधुमक्खी को डंक को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा प्रश्न चूना और साबुन लगाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हम अब अपने अगले कीट पर। अगला कीट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला कीट हमारा आ गया चींटी, ठीक है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। देखिए चींटी क्या है फ्रेंड्स, चींटी भी आपका एक सामाजिक कीट है, ये भी ग्रुप में रहता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सब ग्रुप में ही है, तो ये भी एक सामाजिक कीट है। और फ्रेंड्स इसमें क्या ध्यान देना है, चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये भी सामाजिक कीट है, इनका भी ग्रुप होता है, तो इनके ग्रुप में भी कई तरह के सदस्य होते हैं, जिसमें से जो चींटी सिपाही होता है वो बिल का ध्यान रखता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, रानी चींटी अंडे देती है, जैसे रानी मधुमक्खी अंडे देती है वैसे ही रानी चींटी भी अंडे देती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फ्रेंड्स, जैसे हमारे मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, उसी प्रकार चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे हम। अब देखिए नोट लगा करके क्या दिया हुआ है, दीमक ततैया सामाजिक कीट है, भौरा सामाजिक कीट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, दीमक आपसे प्रश्न पूछता है सीटेट की निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है, या ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है।
जब आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो आपके ऑप्शन में फ्रेंड्स भौरा दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भौरा है हमारा ये सामाजिक कीट नहीं है, और दीमक ततैया जो है ये सामाजिक कीट है। ठीक है, या तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, या तो आपको ग्रुप दे देगा कीटों का, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी सामाजिक कीट हैं। तब अगर आप भौरे को जान पाएंगे कि ये सामाजिक कीट नहीं है, तभी आप उस ग्रुप को समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि भौरा सामाजिक कीट नहीं है, और दीमक ततैया जो है ये आपका सामाजिक कीट है। चींटी भी सामाजिक कीट है, मधुमक्खी भी सामाजिक कीट है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं सहजीविता और परजीविता। यहाँ से भी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सीटेट में, तो इसको समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सहजीविता और परजीविता, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना है परजीविता, पैरासिटिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स जो परजीविता होती है, इसमें क्या होता है, दो जीवों का आपस में संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव पर आश्रित होकर के अपने भोजन को प्राप्त करता है, और बदले में जिस जीव से वो भोजन को प्राप्त करता है उसको बदले में बीमारी दे देता है। ठीक है, उसको हानि पहुंचाता है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं परजीविता। ठीक, अब आइए हम इसको पढ़ करके समझते हैं। देखिए परजीविता क्या है हमारी, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते, तथा जिस जीव पर ये आश्रित होते हैं बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, और यह संबंध परजीविता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जिस पर आश्रित होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। ठीक है, और जो जीव होता है जो आश्रित रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण क्या है, आप जू हो गए, अमरबेल हो गए, जोक आदि। जू देखेंगे आप, आपके बाल में पड़ जाते हैं, वो भी हमारा खून चूसते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। अमरबेल देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी आपका पौधों में होता है, ये भी क्या करता है, अपने चूसकांगों के माध्यम से क्या करता है, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। जोक को देखेंगे फ्रेंड्स, तो जोक का भी आप देखेंगे इंसानों में अथवा कई जीवों में, जानवरों में जो पानी में जाते हैं नहाने वगैरह, उनमें लग जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे समझते हैं हम। अब सहजीविता को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सहजीविता जो है फ्रेंड्स ये परजीविता का जस्ट अपोजिट होता है, उसका विपरीत होता है। ठीक है, परजीविता में क्या था, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होकर के भोजन प्राप्त करता था और बदले में उसे हानि पहुंचाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहकर भोजन तो करता ही है, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि दोनों का फायदा होता है, बदले में उसे लाभ देता है। ठीक है, तो ये सहजीविता कहलाती है। अब इसको पढ़ करके समझते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, तथा यह संबंध सहजीविता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात हुई कि जब दो जीव या दो पौधे, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, इसको हम सहजीविता कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के उदाहरण से सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, तो उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो परजीविता का उदाहरण था उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, भूल गया। अब देखिए परजीविता में अगर आपको पूछेगा तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यहाँ से अमरबेल आपका आने का संभावना है। ठीक है, तो आप अमरबेल को याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अपने सहजीविता पर। सहजीविता के फ्रेंड्स उदाहरण को देखते हैं। इसके उदाहरण क्या है, तो सबसे पहला उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है फ्रेंड्स दलहनी फसल के जड़ की गांठ में उपस्थित रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारे दलहनी फसल है, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, इन सब के जड़ों में ये रहता है और जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से क्या होता है, पौधों को लाभ होता है, पौधों में जो प्रोटीन की आपूर्ति होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इससे क्या होता है, देखिए अब राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या हुआ, गांठों में रह करके भोजन की प्राप्ति भी हो गई पौधों के, और उनसे बदले में पौधों को क्या लाभ हो गया कि इनके पौधों में क्या हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। ठीक है, तो पौधों को भी लाभ हुआ, बैक्टीरिया को भी लाभ हुआ, तो ये हमारा सहजीवी संबंध हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आपसे यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया से कई आयाम से प्रश्न बनाएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या बनाता है, जो कि नॉर्मली प्रश्न बनाता है कि मटर की जड़ की गांठ में उपस्थित रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम।
आपके दूसरे आयाम पर क्या प्रश्न बनाएगा, मटर का नाम हटा देगा, केवल दलहनी फसल दे देगा। ठीक है, कि दलहनी फसल की जड़ की गांठ में उपस्थित रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, आपका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ करके चलना है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि दलहनी फसलों में आपका उपस्थित रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए दूसरा उदाहरण है हमारा लाइकेन। लाइकेन से भी सीटेट में प्रश्न आया हुआ है और बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आता है। लाइकेन हमारा बहुत अच्छा उदाहरण होता है सहजीविता का। देखिए फ्रेंड्स, लाइकेन में क्या होता है, शैवाल एल्गी और कवक के बीच सहजीविता होती है। सबसे पहले आपको ये जानना है, सीधा सीधा प्रश्न आपका यही पूछा गया है सीटेट में कि लाइकेन में किसके बीच सहजीविता होती है। तो लाइकेन में फ्रेंड्स एल्गी होता है जो आपका शैवाल, और जो आपका फंजाई होता है कवक, इनके बीच सहजीविता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स लाइकेन से संबंधित और किस बात को जानना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ नोट लगा करके दिया हुआ है। ये बात सीटेट ने पूछा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सीटेट क्या करता है, हर बार थोड़ा सा बदल करके टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन लाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, सब लोग समझ चुके हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके कि लाइकेन में शैवाल और कवक की सहजीविता होती है। लेकिन फ्रेंड्स लाइकेन का ये बहुत बड़ा गुण है जिसकी वजह से लाइकेन फेमस है। हम आखिर लाइकेन को इतना क्यों पूछते हैं, आखिर में सीटेट लाइकेन को क्यों इतना ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि लाइकेन हमारे लिए लाभदायक होता है। और इस लाइकेन का लाभ क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने का 100% चांस बनता है, तो आपको ये भी समझना है। देखिए फ्रेंड्स, लाइकेन हमारे लिए लाभदायी क्यों होता है, लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, जो लाइकेन होता है इसका जो प्रयोग होता है वो वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है। जब हमारे वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, लाइकेन समाप्त होने लगता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स जो लाइकेन होता है, इसीलिए लाइकेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। और फ्रेंड्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपकी विषैली गैस होती है, और जब ये वायुमंडल में बढ़ती है तो लाइकेन समाप्त होने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए हमारा लाइकेन इंपॉर्टेंट है और लाइकेन से क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रश्न तो आपसे सीटेट ने पहले ही पूछ लिया है राइजोबियम और लाइकेन को लेकर के, लेकिन ये भी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे अपने समझते हैं। आगे देखिए हमारा स्लॉथ फ्रेंड, स्लॉथ फ्रेंड कह सकते हैं कि सीटेट का फेवरेट कह सकते हैं एनिमल है। ठीक है, यहाँ से ये लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है पर ये भालू से अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है भालू की तरह दिखने में होता है, लेकिन ये भालू से अलग होता है। ठीक है, ये आपका भालू नहीं होता है, भालू से काफ़ी अलग होता है। ठीक, लेकिन दिखने में भालू की तरह होता है। दूसरा बिंदु आपका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। फ्रेंड्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब में से लेकर के आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपके स्लॉथ से संबंधित सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते रहता है। ये फ्रेंड्स बहुत आलसी जीव होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमेशा आप जब इसको देखेंगे, ये सोचिए 24 घंटे का दिन होता है जिसमें ये महोदय क्या करते हैं, 17 घंटे पेड़ों से वो भी उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। ठीक है, इसको बस पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए मिल जाए, उसका पेट भरा रहे, बस इसको सोना ही सोना चाहिए, बहुत ही आलसी होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए और क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट, आपको और क्या जानना है, यह अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो जीवन होता है यह 40 वर्ष तक जीता है, और इस 40 वर्ष में केवल फ्रेंड्स क्या करता है, 8 पेड़ों की ही पत्तियां खा पाता है। ठीक है, सोचिए ये कितना आलसी होता है कि 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। हाँ, इतना आलसी, मतलब ये दुनिया का शायद सबसे आलसी जीव हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत आलसी होता है, पूरे 40 वर्ष तक इसकी उम्र होती है, इसका आयु होता है, और इस 40 वर्ष में 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है। ठीक है, यह बहुत आलसी जानवर है, इस सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। फ्रेंड्स ये तो आप जैसा कि जान ही चुके हैं कि ये आलसी है, लेकिन आप ये भी जानिए कि सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है,
और शौच करने के बाद से, अपना मल मूत्र त्यागने के बाद से फिर उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और स्लाथ की कुछ अन्य विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आप उनको भी समझ सकते हैं। ऐसे वर्बली में समझा दे रहा हूं, हो सकता है वहां से प्रश्न बने। स्लाथ जो होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तैराक होता है। ठीक है, तैराक का मतलब है बहुत ही अच्छा स्विमर होता है, इसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। ये कभी कभी क्या होता है, पेड़ों के जिस डाली पे लटका हुआ रहता है वहां से नीचे गिर जाता है, तो नीचे पानी होता है। ठीक है, तो वो पानी में बहुत तेजी से तैर करके फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तैराक होता है। ठीक, आपको अब स्लाथ से संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को बता दिया गया, इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बाघ, बाघ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है, तो आइए समझते हैं बाघ से हमें क्या क्या समझना जरूरी है, बाघ के बारे में हमारे लिए क्या क्या जानकारी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। फ्रेंड्स, इसका जो विजन होता है, जो इसकी दृष्टि होती है, वो हमसे काफ़ी अच्छी होती है, और ये फ्रेंड्स अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है, ये आपके लिए पहला पॉइंट हो गया। और फ्रेंड्स आइए और पॉइंट्स देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। फ्रेंड्स, हवा में हुए कंपन से जो बाघ है, वो हवा में जो कंपन होता है उसके माध्यम से समझ पाता है कि उसके शिकार की स्थिति क्या है, शिकार किस तरफ है। ठीक है, इसको जान लेता है। ठीक, इतना ये चालाक होता है, ये इतना शातिर होता है, ये इतना बड़ा शिकारी होता है कि हवा में हुए कंपन से जान जाता है कि उसके शिकार की सही स्थिति क्या है, और इसके माध्यम से जो है उसे क्या होता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और पॉइंट देखिए आपका क्या है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। फ्रेंड्स देखिए, जंगल में बाघ का कई बाघ होते हैं, सबका अपना अपना इलाका होता है, तो ऐसे में बाघ क्या करते हैं, मूत्र के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण कर देते हैं। तो उनके इलाके में जब कोई दूसरा बाघ प्रवेश करता है या घुसता है, तो उनके मूत्र की गंध को सूंघ करके वो समझ जाता है कि ये मेरा इलाका नहीं है, ये किसी दूसरे का इलाका है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, मतलब इलाके का निर्धारण करता है अपने मूत्र के माध्यम से। ठीक, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना शातिर होता है कि इसके जो दोनों कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों में क्या होता है, अगर हमारे बगल में कोई बात कर रहा हो धीरे धीरे, और एक कमरे में कोई बात कर रहा हो और दूसरे कमरे में कोई बात कर रहा हो, तो हम क्या कर पाएंगे, किसी एक कमरे के आदमी का ही आवाज कान लगा करके सुन पाएंगे। लेकिन बाघ में क्या होता है, बाघ दोनों कमरे के आवाजों को सुन सकता है। ठीक है, ये अगर दाहिने साइड और बाहिने साइड दोनों साइड की आवाज हो रही है, तो इन दोनों साइड की आवाजों में दोनों दिशाओं की आवाजों को ये सुन पाता है। ठीक है, तो ये इतना शातिर होता है, और इससे क्या होता है, इससे शिकार करने में इसको आसानी मिलती है। ठीक है, और देखिए हमारा क्या पॉइंट है बाघ से संबंधित, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है। देख रहे हैं कितना शातिर है, जब हवा से पत्ता हिलता है, ठीक है, और जब शिकार से पत्ता हिलता है, तो ये उसके आवाज के द्वारा जान लेता है कि जो झाड़ियां हिल रही हैं, जो पत्ते हिल रहे हैं, वो हवा से हिल रहे हैं या इसके पीछे हमारा शिकार है। ठीक है, सोचिए कितना शातिर होता है। ठीक, बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड कि जो बाघ का बच्चा होता है इसको शावक कहा जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है, 29 जुलाई बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। बाघ से संबंधित आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसमें टाइगरों के संरक्षण वगैरह की बात हुई है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च हुआ था। आपको ये डेट याद रखना है, आपसे डेट सीटेट में पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं हाथी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हाथी ये आपका भी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में नंदू हाथी के नाम से दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है नंदू हाथी, तो यहाँ से
हमें समझना है। बेसिकली मैं नंदू क्यों बोला हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ ना पूछ करके हाथी का नाम ही पूछ ले कि एनसीईआरटी में हाथी को किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी में जो हमारी हाथी है उसका नाम है नंदू हाथी, ठीक है। अब आइए हाथी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे पूछा जाएगा कि हाथी पानी में क्यों खेलती है, कीचड़ में क्यों खेलती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इसके पीछे का फ्रेंड्स कारण होता है कि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, हाथी के कान पंखे की तरह कार्य करते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इस इमेज में भी, आप टीवी वगैरह में या रियल में भी हाथी को देखे होंगे। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इनके कानों के बड़े होने की वजह से जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये अपने कान से हवा करते हैं, ठीक है, जिससे इनको गर्मी से राहत मिल पाए। तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 3 महीने के हाथी का 3 महीने के हाथी का वजन, फ्रेंड्स हाथी का वजन नहीं, हाथी के बच्चे का वजन होगा, ठीक है। हाथी के बच्चे का वजन, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन जब आपको नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे तो उसमें ये एडिट कर कर सही कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बच्चे जोड़ दिया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जब क्लास खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सीटेट मंत्रा का, आपको जाना है उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको ये पूरे क्लास का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस पीडीएफ को नोट्स के रूप में यूज करना है, वहाँ से अपने रिवीजन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है उसको सुधार दिया जाएगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। फ्रेंड्स ये आपका सीटेट में पूछा गया है कि हाथी कितने देर तक सोता है, तो हाथी फ्रेंड्स केवल 2 से 4 घंटे सोता है, ये बहुत कम आराम करता है, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जानवरों में आप देखेंगे जैसे बकरी हो गई या भेड़ हो गया, इनके ऊपर जब शेर वगैरह हमला करते हैं तो जिसको पकड़ लेते हैं शेर वगैरह उसका तो जान चला ही जाता है, और बाकी के झुंड के जानवर होते हैं वो सब भागने लगते हैं। लेकिन हाथियों की विशेषता होती है कि अगर इनके झुंड के किसी सदस्य पर कोई जानवर हमला करता है तो सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इस झुंड में जो हाथी का झुंड होता है इसमें 10 या 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान देना है। और देखिए फ्रेंड्स, झुंड की बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जो हाथी का झुंड होता है उसकी नेता कौन होती है, तो जो बुजुर्ग की हथनी होती है, जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है बुजुर्ग की, वो उस झुंड की नेता होती है, ठीक है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद से वो झुंड को छोड़ करके चला जाता है। हाथी को केले बहुत पसंद है, ये भी आपसे प्रश्न आया हुआ है कि हाथी को क्या पसंद है, तो हाथी को केले पसंद है। और फ्रेंड्स हाथी को पसीना नहीं आता है, ठीक है, ये भी हाथी की एक विशेषता है कि हाथी को पसीना नहीं आता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले जानवर पर। अगला जानवर देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, लंगूर, ठीक है। लंगूर से देखिए फ्रेंड्स सीटेट में हमारे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स लंगूर आप देख सकते हैं डाली पर बैठा है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊंची डाली पर बैठा हुआ है। इसकी विशेषता क्या होती है कि जब इसे कोई परेशानी दिखती है, कोई मुसीबत दिखती है, तो ये विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है और अपने समूह के सभी साथियों को चौकन्ना कर देता है, ठीक है।
आपसे बस इतना प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंगूर जो है मुसीबत पड़ने पर अपने साथियों को किस माध्यम से चौकन्ना करता है, तो आपको याद रखना है कि एक विशेष प्रकार की आवाज निकालकर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले जानवर पर, अपने उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जानवर है चूहा। ठीक है, चूहा से भी आपका प्रश्न आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चूहा होता है इसकी दृष्टि जो है, जो इसका विजन है एक कमजोर होता है, इसके देखने की क्षमता जो है एक कम होती है। इसी वजह से इसको भगवान ने क्या किया है, प्रकृति ने क्या किया है, सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता को अधिक कर दिया है। ठीक है, देख तो नहीं पाता है, ज़्यादा देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघ करके, छू करके, टेस्ट करके ये जो है वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले जानवर पर, देखते हैं वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मगरमच्छ। यहाँ से भी आपका सीटेट में खूब प्रश्न आया हुआ है। ये भी फ्रेंड्स आपका सरीसृप होता है, रेप्टाइल होता है। ठीक है, मगरमच्छ के बारे में आपको क्या जानना है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मगरमच्छ के भी जो है वो कान होते हैं, छोटे 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 यहाँ छेद टाइप के होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और आपसे यही पूछा जाता है। ठीक, और मगरमच्छ के बारे में आपको क्या जानना है। देखिए फ्रेंड्स, मगरमच्छ का शिकार मुख्य रूप से उनकी त्वचा के लिए होता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मगरमच्छ का शिकार किस लिए किया जाता है। तो मगरमच्छ का शिकार जो है फ्रेंड्स उनकी त्वचा के लिए किया जाता है। ठीक है, उनका जो त्वचा होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिससे कई प्रकार के आप देखेंगे वाद्य यंत्र हो गए और भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसलिए इनका शिकार कर लिया जाता है इनके त्वचा के लिए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, छिपकली। छिपकली से आपका क्या आता है प्रश्न, छिपकली के बारे में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छिपकली भी आपका सरीसृप है। ठीक, और इससे आपको क्या जानना है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। फ्रेंड्स, छिपकली के भी आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, वो उनके कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और छिपकली की क्या विशेषता है, और देखिए छिपकली की क्या विशेषता है। छिपकली ठंड के मौसम में शीत निद्रा करती है, इसलिए ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देती है। देखिए फ्रेंड्स, जो छिपकली होती है ये हमारी रेप्टाइल होने की वजह से असमतापी होती है, और जो हमारे असमतापी जीव होते हैं वो ज़्यादातर शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो छिपकली होती है ये भी फ्रेंड्स शीत निद्रा में चली जाती है, जैसे अपना कहीं विशेष स्थान पर चली जाएगी, थोड़ा छिप जाती है जाकर के ठंडक के मौसम में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो शीत निद्रा करता है या ठंड के मौसम में कम दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा छिपकली। और फ्रेंड्स, सांप और मेढक भी शीत निद्रा करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं आपका सांप भी सरीसृप है। ठीक है, तो ये भी आपका सांप और मेढक भी शीत निद्रा करते हैं। ठीक है, तो छिपकली, सांप और मेढक जो हैं इस शीत निद्रा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नोट लगा करके लिखा हुआ है, पक्षी और मेढक के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान देना है कि केवल छिपकली और मगरमच्छ के ही नहीं, अपितु आपका जो पक्षी और मेढक है इनके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ठीक है, आइए फ्रेंड्स चर्चा करते हैं अब हम मछली के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मछली के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मछली जो है, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी मछलियों को खतरा महसूस होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को चेतावनी कैसे देती हैं, बिजली तरंगों के माध्यम से वो चेतावनी देती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, मछलियां गलफड़ों की सहायता से श्वसन करती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, कि मछली श्वसन किस माध्यम से करती है, तो मछली जो है फ्रेंड्स एक गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती है। ठीक है, आपको यही 2 पॉइंट मछली से संबंधित इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब हम गिलहरी के बारे में समझते हैं। गिलहरी से हमारा क्या प्रश्न बनता है, गिलहरी से क्या जानकारी है जो जाननी है। देखिए फ्रेंड्स, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के जो दांत होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जीव है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गिलहरी। ठीक है, आपको यहाँ से ये याद रखना है।
आइए चलते हैं अपने अगले जानवर पर। देखिए फ्रेंड्स, गाय, गाय के दांतों को लेकर के हमारा प्रश्न आता है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाय के बारे में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास फाड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो गाय जो होती है उसके जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, उससे जो गाय होती है वो अपने घास को चबाती है। ठीक है, बस आपको गाय के बारे में इतना ध्यान देना है। ठीक, आइए चलते हैं हम अपने अगले जीव पर। अगला जीव देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांप। ठीक है, सांप है, यहां से भी आपका खूब क्वेश्चन आता है। देखिए फ्रेंड्स, सांप के बारे में हमें क्या क्या जानकारी जरूरी है सीटेट के लिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपका कौन कहता है? ये बात कहती है एनसीईआरटी। ठीक है, और आपसे सीटेट यही पूछता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि 4 से अधिक भी पाए जाते हों, केवल 4 ही ना हो, कुछ इसमें चेंजेस आए हों, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में वही सीटेट पूछता है, तो हमको यही ध्यान रखना है कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं और इनका नाम क्या क्या है? नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सांप के बारे में अगला बिंदु क्या है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। फ्रेंड्स, जो सांप होता है उसके 2 खोखले दांत होते हैं और जब वो किसी को काटता है तो उसी दांतों के माध्यम से उसके जो विष होता है उन जिसको काट लेता है उसके शरीर में जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सांप के काटने की दवा जिसका नाम सीरम है, सांप के जहर से बनती है। ये भी फ्रेंड्स आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सांप के काटने की दवा बनती है उसका नाम आपसे अगर पूछेगा तो आप बताएंगे सीरम, और ये सीरम किससे बनता है? तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और पॉइंट्स हैं सांप से संबंधित, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा क्या है? सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह शिकार को चबाता नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक है, और सांप के पास दांत भी हैं लेकिन वो क्या करता है? अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि वो पूरा निगल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इसको भूख कम लगती है। ठीक है, वो पूरे शिकार को निगल जाता है तो इसको पचने में काफी समय भी लग जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है कि सांप शिकार को चबा करके नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन से सुनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते हैं लेकिन जमीन पर जो कंपन होता है, जो जमीन पर वाइब्रेशन होता है उसके द्वारा वह सुनता है। ठीक है, और देखिए सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाता है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे खेतों में सांप होते हैं वो क्या करते हैं? चूहों का शिकार कर लेते हैं जिससे जो हमारी फसल है उसकी सुरक्षा हो पाती है। ठीक है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन से उत्पन्न कंपन से अपना सिर हिलाते हैं जिसे लोग नाचना कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सांप सुन नहीं पाता है क्योंकि उनके कान तो होते नहीं हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जो बीन के द्वारा कंपन उत्पन्न होती है, जैसे फ्रेंड्स अगर आप ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है, जो साउंड होता है, जो ध्वनि होता है वो कंपन का ही एक रूप होता है। ठीक है, और जो आपका बीन बजता है तो इसके माध्यम से जो कंपन होता है उस कंपन को सांप महसूस करते हैं। ठीक है, उस कंपन पे अपना क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं जिसे हम नापना कहते हैं। ठीक है, जिसे हम नाचना कह देते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, बीन सूखी लौकी से बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बीन होता है जो वाद्य यंत्र होता है जिसे सपेरा बजाता है वो किससे बना होता है? तो सूखी लौकी से बनता है। ठीक है, वही लौकी जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सांप से संबंधित और क्या अन्य तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सपेरों को कालवेलिया भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी में है, जो सांप वाला चैप्टर है उसमें जो सपेरा है उसके लिए कालवेलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो सपेरा है इनको कालवेलिया भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कालवेलिया के बारे में और क्या आपके लिए जानना जरूरी है। कालवेलिया लोग सांप के डंक के निशान को देखकर बता देते हैं कि किस सांप ने काटा है। फ्रेंड्स, अगर कोई सांप काट लेता था उस समय, ठीक है, या अब भी जहां कालवेलिया लोग रहते हैं काट लेता है, तो सांप के डंक के निशान को देख करके कालवेलिया लोग बता देते हैं कि किस सांप ने काटा है, कोई जहरीला सांप काटा है या कोई अजहरीला सांप काटा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, सांप के पूरे शरीर की बाहरी त्वचा जो एक निश्चित समय के बाद मृत होकर शरीर से अलग हो जाती है,
केचुली कहलाती है। फ्रेंड्स, आप खुद कई बार देखे होंगे खेतों में या गार्डन में कहीं, जो सांप होता है वो एक समय के बाद अपने शरीर के उसके ऊपर की जो एक त्वचा होती है उसको त्याग देता है, तो उसको हम केचुली कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बना हुआ है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए चर्चा करते हैं केचुए पर। ठीक है, केचुआ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सीटेट खूब प्रश्न पूछता है। और फ्रेंड्स, केचुए को भी काफ़ी डिटेल में समझना है, क्योंकि केचुए में भी आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा कौन सा सही है केचुए के संबंध में। तो इसको भी अगर आप डिटेल से डीपली नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या संबंधित है केचुए से। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि केचुए जमीन में छेद बना देते हैं जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, और क्या करते हैं, जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। ठीक है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। फ्रेंड्स, जब सीटेट क्वेश्चन बनाता है तो वो क्या करता है, मृत पत्तियों और पौधों के स्थान पर खरपतवार लिख देता है। ठीक है, तो खरपतवार वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। हमको ध्यान देना है कि जो केचुआ होता है वो खरपतवार नहीं बल्कि मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन जो है वो उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। और देखिए फ्रेंड, जो केचुए से खाद प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, केचुए से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, आपका जो केचुआ पालन होता है, जैसे रेशम कीट पालन था हमारा सेरी कल्चर, ठीक है, ऐसे आपका जो केचुआ पालन होता है वो फ्रेंड्स आपका वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके खाद को भी वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं और इसके पालन को भी वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सीटेट हो सकता है वर्मी कल्चर दे दे ऑप्शन में, या वर्मी कल्चर ना दे करके वर्मी कंपोस्ट दे दे, तो आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले जीव पर। देखिए अगला जीव हमारा है फ्रेंड्स मच्छर। ठीक है, आइए मच्छर को समझते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका फ्रिक्वेंटली सीटेट ने पूछा है कि मच्छर जो है वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये भी आपको तीनों बीमारियों को याद रखना है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है, बीमारियों का कौन सा ऐसा समूह है जो मच्छरों से होता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों से फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। फ्रेंड्स, जो हमारी मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये जब काट लेता है तो इसके काटने से हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको पूछा सकता है कि मलेरिया बीमारी का जो कारक होता है उसका वाहक कौन होता है, तो आपका आंसर होगा एनोफिलीज मच्छर। अगर पूछेगा कि एनोफिलीज मच्छर किसका वाहक होता है, वो किसको हमारे ब्लड में छोड़ता है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया में ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। सीटेट प्रश्न पूछ लेता है कि रीता को कंपकपी के साथ बहुत तेज बुखार है। ठीक है, तो सीता किस बीमारी से सफ़र कर रही होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे में आपको लक्षण याद रखना है कि मलेरिया में ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। मलेरिया की दवा कुनैन है। अगर आपसे पूछेगा कि मलेरिया की दवा क्या है तो आप बताएंगे मलेरिया की दवा कुनैन है। और अगर पूछेगा कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है तो आप बताएंगे सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, मच्छरों के लार्वा का रंग भूरा होता है। अगर फ्रेंड्स ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है सीटेट में और पूछा भी जा सकता है दोबारा कि मच्छरों के लार्वे का रंग क्या होता है, तो आपका आंसर होगा भूरा। ठीक है, और देखिए
डेंगू मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मच्छर होते हैं फ्रेंड्स वो पानी में अंडे देते हैं, लेकिन हमारा और वो फ्रेंड्स साफ गंदे किसी भी पानी में अंडे दे देते हैं, विशेष रूप से गंदे पानी में देते हैं। लेकिन हमारा जो डेंगू का मच्छर है वो फ्रेंड्स साफ पानी में अंडे देता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, मादा मच्छर खून चूसने का कार्य अंडे देने के लिए करती है। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मच्छर जो है वो खून चूसने का कार्य क्यों करता है, तो खून चूसने का कार्य अंडे देने के लिए करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए मच्छर से बचने के उपाय पर चर्चा करते हैं, यहां से भी आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, कि मच्छर से बचने के उपाय क्या हैं। तो फ्रेंड्स मच्छर से आपका जो बचने का उपाय होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका रुका हुआ पानी होता है, कहीं इकट्ठा पानी होता है, देखेंगे गड्ढे वगैरह में वहीं पे आपके मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जहां भी मच्छर से बचने के लिए हमें उपाय क्या करना है, जहां पानी इकट्ठा हो, ठीक है, जिन भी गड्ढे में या घर के आसपास हमारे पानी इकट्ठा हो, वहां उस गड्ढे में हमें मिट्टी का तेल या कोई भी तेलीय पदार्थ डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो पानी का पृष्ठ तनाव होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी। ठीक है, और इसके फलस्वरूप जो मच्छर का लार्वा है वो मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। अब तक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मच्छर से बचने के उपाय में आप क्या करते हैं, पानी में तेल डाल देते हैं, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, अब वही बिंदु हाईलाइट करूंगा जहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मच्छर से बचने के उपाय में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए या इससे बचने के लिए कौन सा उपाय है, तो पानी में तेल डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो मच्छर का लार्वा है वो मर जाता है। ठीक है, अब देखिए आपसे सीटेट और भी क्या प्रश्न पूछ सकता है, नए आयाम से क्या प्रश्न पूछ लेगा कि जो तेल होता है, जब तेल पानी पर तैरता है, ठीक है, क्योंकि जब आप तेल पानी पर डालेंगे तब तो तैरेगा, सिंपल सी बात है, तेल पानी में डूबेगा नहीं। तो जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। देखिए फ्रेंड्स, बात वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा, नए डायमेंशंस का क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठीय तनाव क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा। तो आप याद रखेंगे कि पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है तेल को डालने पर। ठीक है, और इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, इसके फलस्वरूप मच्छर का लार्वा मर जाता है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, घरों में डीडीटी का छिड़काव करना, घरों में डीडीटी का छिड़काव करवाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें, घरों के आसपास अपने पानी को न जमा होने दीजिए। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए गंबूसिया मछली पाली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट जो है वो ये प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है कि तालाब में क्या करना चाहिए, तो मछली पालनी चाहिए। ठीक है, मछली पालनी चाहिए और विशेष रूप से आपकी गंबूसिया मछली होती है जो मच्छर के लार्वे को बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक है, ये मच्छर के लार्वे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको पूछा जा सकता है। और इसको नहीं पूछता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि तालाब में मच्छर के लार्वे को खाने के लिए मछली पाल दी जाती है या मछलियों को डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम अपने, अब देखिए फ्रेंड्स, रोनाल्ड रॉस फ्रेंड्स, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इन्होंने मलेरिया को ढूंढा था, यहाँ से भी आपका सीटेट में प्रश्न आते रहता है। 2-4 पॉइंट है इनसे संबंधित, हमें उनको समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, रोनाल्ड रॉस क्या किए थे, सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मलेरिया जो है फ्रेंड्स वो मच्छर के काटने से होता है। सबसे पहले कौन बताया था, तो आपके थे रोनाल्ड रॉस। ठीक है, और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है 1902 में उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिला। जब फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो इस पर इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फ्रेंड्स विशेष रूप से सिकंदराबाद के अस्पताल में अपना रिसर्च किए थे। ठीक है, वहीं पर पता लगाए थे, मच्छर को चीर कर देखे थे कि इसके अंदर जो है वो
कारक इसके पेट में, मच्छर के पेट में कारक को देखे थे मलेरिया के, उसके बाद से पूरा अपना मलेरिया को एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, सबको बताए थे। तो सिकंदराबाद आपको नहीं याद रखना है, आपको बस जितना क्या क्या याद रखना है कि मलेरिया का सर्वप्रथम किसने खोजा, मलेरिया को सर्वप्रथम, तो आपका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। और इन्हें मलेरिया को खोजने पर नोबेल पुरस्कार कब मिला, आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, तो 1902 में। 1905 में रोनाल्ड रॉस की मृत्यु हो गई, आपसे भी पूछा जा चुका है कि रोनाल्ड रॉस की मृत्यु कब हुई, तो आपका 1905 में। आपको ये डेट याद रखना है कि 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और 1905 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हमको क्या ध्यान देना है, मलेरिया के बारे में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीले गैसों से यह बीमारी फैलती है। फ्रेंड्स, जब तक रोनाल्ड रॉस ने ये नहीं बताया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, उसके पहले लोग क्या मानते थे कि मलेरिया जो बीमारी है ये जो है गंदगी में जहरीले गैसों से फैलती है, ठीक है, जो गंदगी होती है उनसे जो जहरीली गैसें निकलती हैं उनके कारण मलेरिया फैलता है। तो एक ये मिथ्या थी, यह एक अवधारणा थी, पुरानी अवधारणा। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया को लेकर के लोगों में पुरानी अवधारणा क्या थी, तो आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम मच्छर चर्चा कर लिए हैं तो मक्खी को भी समझ लेते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मक्खियों से होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं, सबसे पहले आप इनको समझिए। देखिए मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, नींद की बीमारी जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये फ्रेंड्स आपका सीसी फ्लाई से होता है, ठीक है, सीसी फ्लाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है फ्रेंड्स सीसी फ्लाई से होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, नींद की बीमारी जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये मक्खियों से फैलता है। अब ये कैसे फैलता है इसे समझते हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं, उस खाने को खाकर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि मक्खियाँ जो हैं वो किस तरह से हमें बीमार करती हैं। तो क्या करती हैं, किसी गंदे पदार्थ पर बैठती हैं, कहीं गंदगी पर बैठती हैं तो उनके पैरों में जो कीटाणु हैं वो चिपक जाते हैं, फिर वो जब आकर के खुले भोजन पर हमारे बैठती हैं और उस भोजन को हम खा लेते हैं तो उससे हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य से भी फ्रेंड्स आपका सीटेट में बनता है, तो मनुष्य को हम समझते हैं कि मनुष्य को समझते हैं, यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए, हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगता है। आपका सीटेट में प्रश्न पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है कि भूख लगने का पता हमें मस्तिष्क के किस भाग से लगता है, तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से हमें भूख लगने का पता लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जीभ, मानव जीभ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपका आपका एनसीईआरटी में एक लेसन है चखने से पचने तक, ठीक है, चखने से पचने तक वाला जो लेसन है आपका ईवीएस का, उसमें मानव जीभ के बारे में चर्चा किया गया है। तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का संभावना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से एग्जामों में देखेंगे तो जीभ से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपके एनसीईआरटी में, वो भी ईवीएस के एनसीईआरटी में इस लेसन में दिया हुआ है चखने से पचने तक के लेसन में जीभों के बारे में, तो ये आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जीभ से प्रश्न क्या पूछता है कि जीभ का जो पार्ट होता है वो किस पार्ट से कौन से स्वाद की हमें कौन सा स्वाद मिलता है, ठीक है, जीभ का जो पार्ट होता है किस पार्ट से हमें किस स्वाद का पता चलता है, ठीक है, बेसिकली ये पूछा जाता है, क्योंकि हर स्वाद का एक अलग अलग स्थान होता है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या जानना है, जीभ के नोक स्वाद लेता है किसका, मीठा। ये फ्रेंड्स जो आपका जीभ का नोक होता है आगे का, ये आपका मीठा का स्वाद लेता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जीभ का जो अगला नोक होता है इससे हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। अगर आप किसी मीठी वस्तु को आगे वाले नोक पर ना रखिए, डायरेक्टली अंदर निकल लीजिए, तो आपको मीठे स्वाद का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जीभ की नोक के बगल का किनारा स्वाद लेता है नमक का। फ्रेंड्स अब देखिए, जो नोक है इसके जो बगल का किनारा है यहाँ पर, ये किसका स्वाद लेता है, ये नमक का स्वाद लेता है। इससे हम कुछ जब नमकीन खाते हैं तो नमक का स्वाद का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, जीभ का पिछला भाग जो है, जो यहाँ पर आप देखेंगे विशेष रूप से, पिछला भाग जो है फ्रेंड्स ये स्वाद लेता है कड़वे का, ठीक है। और फ्रेंड्स जीभ के बीच का जो भाग होता है यहाँ पर आप देखेंगे विशेष रूप से, ये स्वाद लेता है खट्टे का, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आपको ये चार्ट पूरा दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको समझ करके रखना है कि जीभ के किस भाग से हमें किस स्वाद का पता चलता है। ठीक है, आइए हम अपने इमेज के माध्यम से इसको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पूरा इमेज है, इसके माध्यम से समझिए। देखिए जो सबसे आगे का भाग होता है नोक वाला, वो कैसा आपका स्वाद लेता है, स्वीट मतलब मीठा। ठीक है, इसके बगल वाला कैसा है, जो नोक के बगल का भाग होता है, ये दोनों देख सकते हैं, एक ऐसा होता है साल्टी मतलब नमकीन। ठीक है, और देखिए नमकीन के बगल का जो भाग होता है बीच वाला भाग, एक ऐसा होता है फ्रेंड्स सावर मतलब आपका होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा आपका हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए जो सबसे पीछे का भाग होता है वो बिटर, बिटर का मतलब फ्रेंड्स कड़वा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र के माध्यम से पूरा समझ सकते हैं, और चार्ट में भी दिया हुआ है, तो आपको चार्ट को देखना है और चित्र को भी देखना है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस भाग से किस स्वाद का होता है। फ्रेंड्स आपको ये जो क्लास है, ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सीटेट मंत्रा का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उस चैनल से इस नोट्स को अपने फ्री में पा लेना है और वहाँ से रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पूरा चित्र, पूरा डिटेल, पूरा नोट्स आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमको चित्र बनाना है, ऐसा आपको नहीं, आपको पूरा नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए समझते हैं एनीमिया। एनीमिया फ्रेंड्स एक मानव से ही संबंधित बीमारी है, यहाँ से भी आपका सीटेट खूब प्रश्न पूछता है, तो मानव में ही हम इसे भी समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला एनीमिया के बारे में हमें क्या जानना है, लौह तत्व आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अगर आपसे पूछेगा कि एनीमिया किसके कमी से होता है, तो आपका आंसर होगा लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, आयरन की कमी से, मतलब जो लौह तत्व होता है, आयरन होता है, उसकी कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है, इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, तो उस आयरन की कमी की वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है, और इस स्थिति को हम कह देते हैं एनीमिया। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन आपका बनता है फ्रेंड्स आयरन से। ठीक है, आप आयरन कम खाएंगे, कोई इंसान होगा, कोई बच्चा होगा आयरन कम खाएगा, उसके शरीर में आयरन की कमी होगी, लौह तत्व की कमी होगी, तो उसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी हीमोग्लोबिन की कमी से, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, ये फ्रेंड्स आपके ब्लड में होता है। कहाँ होता है, ब्लड में होता है, आपके रक्त में होता है। और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, ये फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होता है, जो भी हम अपना सांस नाक से खींचते हैं, ये जब ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है हमारे फेफड़े में, तो ये प्योर ऑक्सीजन को हमारी सभी कोशिकाओं तक ले करके जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक, तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट समझिए, लौह तत्व आयरन के प्रमुख स्रोत। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि लौह तत्व जो है आयरन है, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है गुड़ होता है, आंवला होता है और पालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुड़, आंवला, पालक, ये तीनों आपके आयरन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। कभी कभी सीटेट क्या करता है, ये पालक को हटा देता है, तो पालक की जगह पर क्या कर देता है, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, पत्तेदार सब्जियां, तो आपको ध्यान देना है, अगर पालक ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियां मिल जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आमतौर पर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। फ्रेंड्स ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हालांकि यहाँ से प्रश्न तो सीटेट ने नहीं बनाया है, लेकिन ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए टीचर आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप प्राइमरी लेवल के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका जो सीटेट का पेपर है वो प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, और एक प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए केवल बच्चे का ही ध्यान इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसके माँ से जो संबंधित अवेयरनेस है वो भी उसको जानना होता है। ठीक है, तो माँ से संबंधित है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चे की माँ होती है वो प्राथमिक स्तर पर खास करके हमारे बच्चे के बाल्यावस्था तक उसकी माँ होती है, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसलिए उसके माँ के प्रति हमें सचेत रहना होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि सामान्य तौर पर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर किसमें होता है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर इससे कम होती है तो उनको क्या माना जाता है? एनीमिक माना जाता है। ठीक है, उनको एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुछ एनिमल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के ही हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है, तो इन सभी टॉपिक्स को, जो सभी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। फ्रेंड्स, आप जानवर देखेंगे, जैसे आपका ये कोई जानवर है, इसके शरीर पर आप देखेंगे, आप शेर को ही ले लीजिए, मान लीजिए शेर का शरीर है, तो इसके शरीर पर ऐसे कुछ फ्रेंड्स देखेंगे कि काले कलर की जो है, काले कलर की या गोल्डन कलर की ऐसे पट्टियां होती हैं। ठीक है, या आप बिल्ली के ऊपर देखेंगे तो बिल्ली के ऊपर ऐसे ऐसे छींटा होता है। तो ये जो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वो किसकी वजह से होती है? उनके बालों के रंग की वजह से होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके पीछे का कोई और कारण है। विशेषता क्या होता है कि जो यहाँ के बाल होते हैं, जो आपके यहाँ के बाल, इनके रंग अलग होते हैं, तो इस वजह से ये विशेष दिखने लगते हैं और कोई अदर बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो खास डिजाइन होती है ये इनके बालों के रंग के कारण होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका खूब प्रश्न बना है। और देखिए दूसरा पॉइंट, रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर वस्तु को सफेद और काले, ब्लैक एंड व्हाइट रंग में देखते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमारे रात में जागने वाले जानवर हैं, जो रात में अब विचरण करते हैं, जैसे आपके उल्लू हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सब सभी वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं? सफेद और काले देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आइए और पॉइंट्स को अपने में चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाहरी कान और शरीर पर बाल, आप स्वयं को देख लीजिए, आप मनुष्य हैं, आपके बाहरी कान है और आपके शरीर पर बाल है। ठीक है, तो आप किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। हम जो मनुष्य हैं, हमारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब आपके क्या है? बच्चे को जन्म देने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए फ्रेंड्स, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। फ्रेंड्स, जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, जिनके कान बाहर से नहीं दिखते हैं, वे अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी और मगरमच्छ। अब देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन हो रहा होगा मुर्गी को लेकर के आप लोगों में कि मुर्गी के तो बाहरी बाल होते हैं, आप सबने मुर्गी के बाल देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, वो मुर्गी का बाल नहीं होता है, वो मुर्गी का पंख का हिस्सा होता है। मुर्गी के बाल नहीं पाए जाते हैं, चिड़िया के बाल नहीं होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि चिड़िया के बाल नहीं होते हैं, वो चिड़िया के पंख होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट समझिए फ्रेंड्स, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए फ्रेंड्स, जानवरों की देखने की शक्ति होती है, ये बहुत सामान्य सी बात है। अब सुनने की शक्ति फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कई लोगों के पास पालतू कुत्ते होंगे जिनका वो नाम रख देते हैं। ठीक है, वो नाम से बुलाते हैं तो कुत्ता सुन करके चला आता है। सुनने की शक्ति है तभी तो आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, महसूस करने की बात हुई, आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, अपने घर के बड़े लोगों से सुना होगा कि जब भी भूकंप वगैरह कोई प्राकृतिक आपदा आना होती है तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले होते हैं वो हमारे जानवर सचेत हो जाते हैं। देखे होंगे कभी घर से बिल्ली निकल के भागने लगती है, कभी कुत्ता भागने लगता है, तो उनके महसूस करने की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स वो भी होती है। ठीक है, तो आपके ये सभी सही है और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवर के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है कि जानवरों का जो कान का आकार होता है, आकार मतलब जो जानवरों के कान का साइज होता है और जो उनके सुनने की क्षमता होती है, उनके बीच एक गहरा संबंध होता है। जिसका जानवर का कान जितना बड़ा होता है उसके सुनने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, और जिसका जितना छोटा होगा
उसका सुनने की क्षमता उतनी कम होगी। ठीक है, आइए और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट क्या है, कंगारू चूहा पानी के बिना सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक कंगारू चूहा, इसको आप दो मत समझ लीजिएगा कि कंगारू और चूहा। कंगारू चूहा एक ही जीव का नाम है। ये विशेष रूप से चूहे की प्रजाति है। ये आपके रेगिस्तानों में पाई जाती है और हमारे नॉर्मल चूहों से बड़े होते हैं। ये फ्रेंड्स पानी के बिना सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव हैं। ये आपका ऊंट से भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ जानवरों का शिकार उनसे वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका खूब क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस जानवर का शिकार क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ जानवरों का शिकार उनसे वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। फ्रेंड देखिए, अगर आपसे पूछेगा हाथी का शिकार क्यों किया जाता है, तो हाथी का शिकार उसकी दांतों के लिए किया जाता है। और हाथी के दांत से क्या होता है फ्रेंड्स, हाथी के दांत से आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, और गेंडे का शिकार क्यों किया जाता है, गेंडे का शिकार उसकी सींग के लिए किया जाता है, उसकी सींग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स एक विशेष चीज है सींग के बारे में, जो जानवरों की सींग होती है, इनसे फ्रेंड्स आपका कई तरह के पेंट वगैरह बनाए जाते हैं। आप देखेंगे पेंट बनता है, आप और देखेंगे पेंट के अलावा कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की अन्य और भी सामग्रियां हैं जो सींग से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हाथी को उनके दांतों के लिए मारा जाता है, गेंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि शेर, मगरमच्छ और जो सांप की खाल होती है, ये फ्रेंड्स बहुत मजबूत होती है, तो इनके खालों के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स कस्तूरी हिरण का शिकार जो है वो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में देना है कि कस्तूरी हिरण का शिकार क्यों किया जाता है। तो कस्तूरी हिरण का शिकार को कस्तूरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कस्तूरी फ्रेंड्स एक विशेष प्रकार की कह सकते हैं औषधि होती है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आती है और इसमें से फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्मेल निकलता है। ठीक है, इसकी जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए कस्तूरी हिरण को मार दिया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको समझने के लिए अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। अगला पॉइंट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। देखिए फ्रेंड्स, जो शिकार था जीवों का, हमारे जानवरों का, जैसे हाथी, गेंडा, इन सब का, ये बहुत ज़्यादा होने लगा था, इनका तस्करी होने लगा था, ये बेचे जाने लगे थे मार्केट में। तो सरकार ने इनके सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया। ठीक है, जिसे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। और आपका सीटेड प्रश्न क्या पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको डेट याद रखना है कि ये आपका 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, वन्य जीव संरक्षण नियम को विशेष रूप से इसीलिए लाया गया कि इनका जानवरों का जो शिकार है, तस्करी है, जो अवैध व्यापार है, इन सबको नियंत्रित किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण के कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन हमें अपवाद नहीं जानना है, वहां से हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको बस इतना जानना है कि वन्य जीव संरक्षण किससे संबंधित है और ये कब आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिए, जानवरों की नींद, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। तो आप ध्यान देंगे कि गाय जो है वो 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक है, ये आपको टाइम याद करके रखना है। अब फ्रेंड्स इसमें अगर क्वेश्चन एग्जामिनर चाहेगा टफ करने के लिए, तो टफ क्या कर देगा, आपने रट लिया है। ठीक है, कि कौन कितने घंटे सोता है, लेकिन जब एग्जामिनर पेपर टफ करना चाहेगा तो पूछ लेगा कौन सा जीव सबसे अधिक देर तक सोता है, कौन सा जीव सबसे कम देर तक सोता है। तो वहाँ पे आपके दिमाग को प्रोसेस करने में कि कौन सा जीव कितना सोता है आपको ये सोचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स को जब बनाइएगा तो वहाँ लिख लीजिएगा कि जो है फ्रेंड देखिए, जो सबसे ज़्यादा सोने वाला है वो है हमारा अजगर। ठीक है, अजगर जो है वो सबसे ज़्यादा सोता है। ठीक, सबसे ज़्यादा सोता है, आप ये ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सोता है, तो आपका आंसर होगा अजगर। और अगर पूछेगा कि सबसे कम सोता है, ठीक है, सबसे कम कौन सोता है,
कम सोता है, सबसे कम कौन सोता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे कम कौन सोता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिराफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइम को याद रखेंगे कि गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा ये क्लास समाप्त होता है। फ्रेंड्स, जानवर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी हमें जानने के लिए इम्पॉर्टेंट था सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उन सभी बिंदुओं को चर्चा कर लिए हैं। अब इसके बाहर से आपका कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को पूरा कर लिए हैं और नोट्स बना लिए हैं, या जो भी आपको फ्री नोट्स मिल रहा है उसको पीडीएफ के फॉर्म में रिवीजन कर लिए हैं 1-2 बार, तो आपका जानवर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कल क्या करेंगे, कल फ्रेंड्स हम जानवर से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जानवर से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारे जानवर पे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपका डेली क्लासेस कराई जाती हैं। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक को ओपन करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वहां से अपने फ्री नोट्स को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी नोट है, जो भी ये क्लास कराएगी, इसका फ्री नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं, कल एनिमल के क्वेश्चंस के साथ, उनमें हम पूरा अपना एनिमल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।